हेलो एवरीवन, ये वीडियो में बात करेंगे प्रिकॉल कंपनी की। अब प्रिकॉल जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5000 6000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई प्रिकॉल पे कोई एनालिसिस बना दो करके। तो मैं सोचा कि भाई इस पे वीडियो लेकर ही आ जाते हैं। तो अब प्रिकॉल की बात करें तो बेसिकली मैंने इसका पूरा बिजनेस ट्रैक किया है, इसके सारे कॉन कॉल्स पढ़ लिए, इसके साथ साथ इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली प्रिकॉल का बिजनेस क्या है। अब प्रिकॉल जो है, प्रिकॉल के दो बिजनेस वर्टिकल्स है। पहला है आपका ड्राइवर इन्फॉर्मेशन वाला वर्टिकल, और दूसरा जो है आपका वो कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो वर्टिकल है। ये जो है ये कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल्स है। अब इसके जो मैक्सिमम रेवेन्यूज है वो आप देख सकते हो कि 85% इसके जो रेवेन्यूज है वो टू व्हीलर सेगमेंट से आते हैं। और इसके साथ साथ जो बचे हुए रेवेन्यूज जो इसके आते हैं वो थ्री व्हीलर से भी आते हैं, फोर व्हीलर से भी आते हैं, इसके साथ साथ ऑफ रोडिंग व्हीकल से उससे भी आते हैं। तो बेसिकली हम एक बार कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन इनसाइट्स देखेंगे कि मैनेजमेंट इस कंपनी के बारे में क्या बोलता है, फिर एक बार हम वैल्यूएशंस वगैरह पे भी नजर डालेंगे, देखेंगे कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड कैसी है, और फिर सोचेंगे कि भाई इस स्टॉक को क्या करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, करना क्या चाहिए स्टॉक के साथ। तो बेसिकली बात करें तो आप देखोगे कि प्रिकॉल जो है एक छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, 6000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। स्टॉक जो है, अब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको इसका बिजनेस पहले ही बता दिया, अब इसका जो पीई है वो 42 के आसपास, ये 42 के पीई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पे अगर नोटिस डालोगे तो 16% के आसपास इसमें रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है और 20% का प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। और अगर आप देखोगे कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले से रिड्यूस हो चुका था थोड़ा, बट अभी जो है स्टेबल चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मुझे इस कंपनी के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी। आप अगर इन्वेस्टर सेक्शन में आओगे और आप देखोगे कि भाई एफआईआईज की होल्डिंग 6.5 से 14.39 पे चली जा चुकी है, और डीआईएस की होल्डिंग भी इस कंपनी के अंदर कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। और अभी इन्होंने रिसेंटली मार्च 2024 के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसका मतलब ये है कि आपके जो एफआईआईस और डीआईएस है उन दोनों को लगता है कि ये जो कंपनी है ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। फिर इसके बाद हम बात करें तो पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर कम हो गई है, प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो कांस्टेंट है। अब शेयर होल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कभी भी एफआईआईस और डीआईएस आ जाते हैं तो मैं बोलता हूँ एफआईआईस और डीआईएस को स्मार्ट मनी, ये जब भी अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं ये सोच समझ के इन्वेस्ट करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की जैसे नहीं होती कि भाई टिप दे दो, भाई कुछ कर दो, उन तरीके का इनका काम नहीं होता। इनकी जो है कंप्लीटली एनालिसिस करने वाली टीम होती है, रिसर्च डेस्क होते हैं। तो ये जहाँ इन्वेस्ट करते हैं ये अच्छी जगह पे ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम नोटिस करोगे कि भाई गोल्डमैन सैक्स ने इसके अंदर होल्डिंग बढ़ा दी है, मतलब 2.21 से 3.67 पे इसकी होल्डिंग चली गई है, जो कि ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। फिर उसके बाद अगर हम आए तो आप देखोगे कि प्रोडक्ट वर्टिकल्स में ये जो है इंफॉर्मेशन ड्राइवर जो है इनका मेन बिजनेस है, ये कॉकपिट्स वगैरह बनाती है। अब कॉकपिट्स ये वगैरह ये सब तो बना लेती है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये कॉकपिट्स वगैरह होते हैं ये सीधा टू व्हीलर पे मैक्सिमम लगते हैं, थ्री व्हीलर्स पे भी लगते हैं, और इसके साथ साथ फोर व्हीलर्स पे भी लगते हैं। अब ये कॉकपिट्स वगैरह बनाती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि व्हीकल जो है पेट्रोल व्हीकल है, डीजल व्हीकल है, ईवी व्हीकल है, हाइब्रिड व्हीकल है, इससे कोई भी किसी को भी इस कंपनी के जो रेवेन्यूज है उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि इसके जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है जिससे इसके मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं, कुछ 69% रेवेन्यूज इसके डिजिटल प्रोडक्ट से आते हैं, और 31% जो रेवेन्यूज है वो इसके कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम से आते हैं। अब मैनेजमेंट का एम है कि इनके जो फ्लूइड मैनेजमेंट वाले जो रेवेन्यूज है वो इन्हें 31 से लेके 40% के आसपास लेके जाना है। मतलब इन्हें 60-40 का शेयर बना के रखना है, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कि हम 35% के आसपास तक ही इसे लेके जाएंगे, बाकी का क्या होगा वो देखा जाएगा। अब आप देख सकते हो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कॉकपिट्स वगैरह बना देता है। अभी ई कॉकपिट्स भी हो गए, टीएफटी क्लस्टर्स वगैरह भी हो गए। ये नेविगेशन वाले भी कॉकपिट्स बना रहा है बहुत सारे टू व्हीलर्स के लिए। अभी फिलहाल तो ये गाइडेंस वाला नेविगेशन दिखाता है, मतलब ये डायरेक्शन में जाओ, वो डायरेक्शन में जाओ, उस टाइप के जो नेविगेशन कॉकपिट्स है वो बना चुका है। और इसके साथ साथ जो फुल मैप कॉकपिट्स होते हैं वो अब तक आए नहीं है। मतलब अब बेसिकली इनके पास टेक्नोलॉजी तो है, मैनेजमेंट बोलता है कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो अब टेक्नोलॉजी वगैरह इनके पास है, सिर्फ अभी ये आने बाकी है। तो अब देखते हैं कि इन्हें कितना टाइम लगता है, बट मुझे लगता है कि FY26 तक तो ये प्लान रेडी हो जानी चाहिए, FY25 FY26 तक। फिर इसके साथ साथ आप देखोगे कंपनी जो है सेंसर भी बेचती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह भी सेल करती है। इसके साथ साथ इसके जो कंट्रोल फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें ये डिस्क ब्रेक्स वगैरह भी बनाती है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि हम डिस्क ब्रेक्स के लिए जो इनके क्लाइंट है वो सिर्फ 6 क्लाइंट्स ही है। इनका जो क्लाइंट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मुझे लगा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट लगा, क्योंकि मैक्सिमम जो बड़े ब्रांड्स है वो प्रिकॉल से ही अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बाय कर रहे हैं। अगर आप डिस्क ब्रेक के अंदर इसका क्लाइंट लिस्ट देखोगे तो सिर्फ 6 ही क्लाइंट लिस्ट है, उनके लिए डिस्क ब्रेक्स बनाता है। लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कि डिस्क ब्रेक्स की जो डिमांड है वो एक्चुअली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बहुत सारे टू व्हीलर्स वगैरह के भी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है। टू व्हीलर्स में अब डिस्क ब्रेक वगैरह गवर्नमेंट बोल रही है कि डिस्क ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क ब्रेक की वजह से बोलते हैं कि टू व्हीलर ज़्यादा कंपैरेटिवली सेफ होती है। तो इसलिए
बेसिकली डिस्क ब्रेक की डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। इसके साथ साथ ये फ्यूल पंप मॉड्यूल भी बनाते हैं, ऑयल पंप्स भी बनाते हैं, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ऑयल पंप, वाटर पंप, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप्स, वाइपिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप, केबिन टिल्टिंग सिस्टम, ई पर्च वाल्व और फ्यूल फीड पंप, ये इनके कुछ बाकी प्रोडक्ट्स है। अब इनके कस्टमर लिस्ट पे आ जाते तो मुझे इसका कस्टमर लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लगा। मैक्सिमम 2 to 3 व्हीलर्स के जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, आप देख लो, बजाज है, BMW, डुकाटी, हार्ली डेविडसन, हीरो, मतलब इनके पास कोई नॉर्मल ब्रांड्स है सिर्फ ऐसा नहीं है। आपके जो प्रीमियम ब्रांड्स है जैसे कि BMW, डुकाटी, हार्ली डेविडसन, ऐसे जो ब्रांड्स है इनके लिए भी प्रिकॉल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बनाता है। प्रिकॉल एक चीज़ जो है, एक ट्रेंड नोटिस कर रहा है कि अभी जो पहले मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स होते थे वो अभी पहले बाइक्स वगैरह में यूज़ किए जाते थे, लेकिन लोग जो है अब इंडिपेंडेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैनेजमेंट बोलता है कि ये जो ट्रेंड है वो हमें देखने मिला। फिर इसके साथ साथ आप कमर्शियल व्हीकल में देखोगे तो ये डालमलर, इसके साथ साथ फोर्स, महिंद्रा, वी कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा और माजडा के लिए भी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बना कर देता है। इंडस्ट्रियल में भी इसके क्लाइंट्स हैं और इसके साथ साथ आप फोर व्हीलर्स में देखोगे तो महिंद्रा, मारुति सुजुकी इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं। फिर उसके बाद आते हैं टाटा, स्कोडा, रेनॉल्ट और मित्सुबिशी। ट्रैक्टर्स वगैरह में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और ऑफ रोड व्हीकल जो होते हैं जैसे कि टाटा हिटाची हो गया, एस्कॉर्ट्स हो गया, इसके साथ साथ hyundai के कुछ व्हीकल्स होते हैं, JCB वगैरह होते हैं, तो उन्हें ये अपने प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करके देता है। अगर आप इसके रेवेन्यूज़ पे नज़र डालोगे तो भाई पहले हम इसके प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह देख लेते हैं। तो इन्होंने अभी पल्सर में ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा दिया है, इसके साथ साथ बजाज पल्सर में इन्होंने ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इंस्टॉल किया था। फिर अगर आप रेवेन्यूज़ पे आओगे तो इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 7.33% है। जो आप FY24 से अगर Q4 के देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी जो है, मैनेजमेंट जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वगैरह कर रहा है, अपनी एफिशिएंसीज वगैरह इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये जो 12% का मार्जिन है उन्हें ये 13.5% तक लेके जाना है। तो FY26 तक ये गाइडेंस दे चुके हैं कि हम 13.5% तो इसे एबिटा मार्जिन को लेकर ही चल जाएंगे। फिर उसके बाद देखें तो सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में 16% की हो रही है बस, जो कि एक्चुअली 42 के पी पे 16% का जो सेल्स ग्रोथ है वो रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है कंपनी। बट अभी कंपनी के अंदर स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रही है, तो हो सकता है भाई कि कंपनी के अंदर कुछ एक्सप्लोसिव होने वाला है, और वो क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो अब प्रिकॉल जैसी जो कंपनीज होती है, ये छोटी मार्केट कैप की कंपनीज होती है, तो इसमें आपका कंपैरेटिवली रिस्क वगैरह जो होता है वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। मैनेजमेंट जो है ग्रोथ ओरिएंटेड है, रेवेन्यू गाइडेंस भी बहुत अच्छी दे रहा है। अब रेवेन्यू गाइडेंस की बात करें, अब पहले आरओसी की बात कर लेते हैं। तो पहले मैनेजमेंट आरओसी में भी इंप्रूवमेंट लेकर आ रहा है। आपका बिजनेस का आरओसी जितना ज़्यादा फास्ट एफिशिएंटली इंक्रीज होते जाता है उतना ही आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव बात होती है। पहले इनका आरओसी था 20.6% के आसपास, अभी पहुंच चुका है 23.18% के आसपास, तो जो कि एक बिजनेस के लिए पॉजिटिव बात है। फिर अगर आप इनके रेवेन्यूज देखोगे तो Q4 के अगर आप देखोगे 23-24 के, तो 11% से इसके रेवेन्यूज इंक्रीज हुआ है और एबिटा इंक्रीज हुआ है 16.4% से, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज तो अभी भी बिजनेस को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो FY24 में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 16% के आसपास इंक्रीज हुआ और 18% के आसपास बिजनेस को अपना एबिटा जो है वो बिजनेस इंक्रीज कर रहा है। तो कंपनी जो है ऐसे परफॉर्म तो कर रही है। अगर आप शेयर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर, इसमें मिंडा करके एक कंपनी है, मिंडा नाम की एक और कंपनी है जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। आपकी प्रिकॉल जो है वो भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज ही है, लेकिन इनका जो मैक्सिमम फोकस है वो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स वगैरह पे भी होता है, और इसके साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क ब्रेक्स वगैरह भी ये कंपनी बनाती है। और इसके साथ साथ ये आपके कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी इस कंपनी का फोकस है। अब मिंडा जो है वो भी बाकी ऑटो एंसिलरीज वगैरह बनाती है, ऐसा नहीं है वो नहीं बनाती है, तो उन्होंने इसमें होल्डिंग बनाकर रखी थी। तो अगर आप देखोगे बेसिकली तो इन्होंने इसमें होल्डिंग बनाकर रखी थी, इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई हमें इसमें होल्डिंग इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए प्रिकॉल के मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हम इन्हें होल्डिंग इंक्रीज़ करने देंगे तो नहीं, क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा थोड़ा कंपनी के लिए और बिजनेस के लिए, क्योंकि इन्हें जो अपने शेयर स्टेक है वो डाइल्यूट नहीं करना है। अगर आप इसके पीएस में आके देखोगे तो कंपनी जो है यहाँ पे ये यूनो मिंडा, जिसने इस कंपनी के अंदर स्टेक बना कर रखा था 15% के आसपास का, बट अब तो वो प्रमोटर्स वगैरह में दिख नहीं रहा है। तो शायद हो सकता है कि कंपनी ने डाइल्यूट कर लिया होगा, मिंडा ने अपना जो स्टेक है वो डाइल्यूट कर लिया होगा, या किसी फंड में इन्वेस्ट कर रखा होगा, क्योंकि मैंने देखा तो FIIs और DIIs और पब्लिक के सेक्शन में भी जो फंड है वो दिख नहीं रहा है। अभी फंड ने जो अपनी होल्डिंग है वो कम कर दी, ऐसा हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता मिंडा ने अपनी होल्डिंग कम की है, क्योंकि प्रिकॉल जो है मिंडा के लिए एक बहुत अच्छी बेट है। और प्रिकॉल का मैनेजमेंट खुद बोलता है कि इनके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स है वो मिंडा के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये एक बिजनेस के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है।
प्रिकॉल के लिए। तो अब हम इसके बाद आ जाते हैं कि भाई कौन कौन इनसाइट्स मैनेजमेंट क्या बोलता है बिजनेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं ये बैकवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, पुरानी बात है बिजनेस के अंदर सुनकर भाई हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक बार कौन कौन एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस के स्टेटमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट क्या एम करता है। तो पहले अगर मैं बताऊँ तो रेवेन्यू जो है मैनेजमेंट बोलता है कि अभी 2272 के आसपास इनके कुछ रेवेन्यूज है FY24 के। मैनेजमेंट बोलता है कि हमें इन रेवेन्यूज को 3600 तक लेके जाना है, जिसमें हमारे 3200 जो हो गए वो ऑर्गेनिक रेवेन्यूज आएंगे और 400 करोड़ के जो रेवेन्यूज हो गए वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस वगैरह के थ्रू आ जाएंगे। अब केपेक्स की गाइडेंस मैनेजमेंट ने कितनी दी है, मैनेजमेंट बोलता है कि हम 600 करोड़ के आसपास का केपेक्स करेंगे। अब कोई भी बिजनेस जब केपेक्स करता है तो ये किसी भी बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव बात होती है। पॉजिटिव बात क्यों होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रहा है और अगर वो बहुत ज्यादा कैपिटल री इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे अपने बिजनेस के अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, उसके पास सेल्स ऑर्डर है, उसके पास कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इसलिए वो सोचता है कि री इन्वेस्ट करूँ। आए गए कोई भी उठ के बैठ के बोलता नहीं है कि भाई मैं अपने बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा हूँ, मेरा सेल है 100 करोड़ और मैं एक्सपांशन कर रहा हूँ 1000 करोड़ का, तो क्या यूज है अगर आप ऐसा एक्सपांशन कर रहे हो तो ऐसे बिजनेसमैन वगैरह कोई जितने भी, अब ये जो कंपनीज है ये बहुत बड़े कंपनीज होते हैं तो ऐसे ही कोई नॉर्मल केपेक्स वगैरह करते नहीं है। तो केपेक्स कोई भी बिजनेस अगर करता है तो सोच समझ के ही करता है। तो कंपनी का जो केपेक्स का गाइडेंस है वो 600 करोड़ के आसपास है और 600 करोड़ का गाइडेंस कोई 24-25 का नहीं है, ये 23, 24, 25 ये 3 साल का केपेक्स का गाइडेंस। तो बेसिकली अगर आप पर ईयर का केपेक्स देखोगे तो 200 करोड़ के आसपास का केपेक्स हो गया। अब इसमें भी मैनेजमेंट ने 200 करोड़ जो है वो रिजर्व करके रखे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए, जिनके थ्रू ये बोलते हैं कि हम 400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, जो कि एक बिजनेस के लिए पॉजिटिव बात है। अब कोई भी बिजनेस है इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए ओपन है तो ये बिजनेस के लिए अच्छी बात हो जाती है। बिजनेस जो है R&D वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रहा है, अबाउट 4.5% का जो इसका बिजनेस है रेवेन्यूज है वो अपने बिजनेस से जो जनरेट करता है वो R&D के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। कंपनी के कुछ 9 मैन्युफैक्चर प्लांट्स है और ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अभी रिसेंटली ये चाइनीज़ कंपनी को स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना चुके हैं, जिन पे मतलब स्ट्रैटेजिक पार्टनर आपके बिजनेस में आ जाते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके मार्जिन वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोल और फ्लूइड मैनेजमेंट से इनके कुछ 31% रेवेन्यूज आते हैं प्रिकॉल के। मैनेजमेंट बोलता है कि हम इस 31% को 35 to 40% तक लेके जाने जाते हैं। अब देखते हैं कि अब वो FY26 तक कैसे लेके जाते हैं। मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दी थी, अभी इनका कुछ ग्रोथ रेवेन्यू का सिर्फ 16% हुआ है। मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि हम 19% तक लेके जाएंगे और मैनेजमेंट ने ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर किया। तो ये किसी भी बिजनेस के लिए एक नेगेटिव सी बात हो जाती है। अब अगर आप देखोगे तो भैया एक्चुअली नेगेटिव बात है क्योंकि आप बोल रहे ज़्यादा और आप अचीव कम कर रहे हो। लेकिन कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोलता है कि इनके कुछ 4 व्हीलर क्लाइंट्स वगैरह थे जिनके लॉन्चेस वगैरह डिले हो चुके थे, इनकी वजह से इनके भी रेवेन्यूज डिले हो गए थे। तो ये रीज़न मैनेजमेंट ने उसके लिए दिया, बट स्टिल 16% का ग्रोथ कोई इतना बुरा ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल उन्होंने 19 प्रॉमिस किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को डिलीवर करना चाहिए था। बट अब बिजनेस है, हर बार आप एनालिस्ट के हिसाब से कुछ हो नहीं सकता है। हम एनालिस्ट सोचते हैं कि भाई इतना बोला है मतलब इतना ही होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। अब बिजनेस है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बट मुझे ऐसा लगता था कि 19% होता ग्रोथ तो ज़्यादा बेटर होता। फिर उसके बाद अगर हम है तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से कुछ देखें तो इनका 6.8% का कुछ मार्केट शेयर है। कंपनी का जो मैनेजमेंट का टारगेट है वो उन्हें FY26 तक 10% के आसपास लेके जाना है। ये जो मार्केट शेयर है वो एम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कोई कॉम्पिटेटिव टारगेट मैनेजमेंट ने रखा नहीं है। इनके जो 50 to 53% रेवेन्यूज है वो 2 व्हीलर सेगमेंट से आते हैं, प्राइवेट व्हीकल से 6.8% आते हैं और 25% ऑफ रोडिंग व्हीकल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपके ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और दूसरे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स है, दूसरी ऑफ रोडिंग कंपनीज है। आप इनके ऑफ रोडिंग के क्लाइंट्स देख सकते हो, इनके थ्रू इनके कुछ 25% रेवेन्यूज आते हैं। अब मैनेजमेंट बोलता है कि इनके कुछ जो सेल्स होते हैं, अब ये जो नए प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर आते हैं उससे इनके कुछ 20 to 25% जो सेल्स है उनके ऊपर ये नए प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। ये एक आपको पॉजिटिव सिग्नल दे देता है क्योंकि ये नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो ये लेकर तो आ रहे हैं, R&D में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ कंपनी के पास सेल्स भी आ रही है। तो ये बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती है। फिर उसके बाद देखें तो मैनेजमेंट बोलता है कि अभी जो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 85% के आसपास है। मैनेजमेंट को इसे इंक्रीज करना है, वो बोलता है कि FY26 तक हम कुछ 90% के आसपास लेके चल जाएंगे, 90-95% तक। अब देखते हैं, अब इनकी आगे भी कुछ कैपेसिटीज इंक्रीज हो रही है तो इन्हें ये 85% का मेंटेन करना पड़ेगा या फिर इसे इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने रेवेन्यू गाइडेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 3600 करोड़ का गाइडेंस दिया है, जिसमें से ये बोलता है कि 3200 ऑर्गेनिक होगा, 400 आपका इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस वगैरह से होगा। मतलब आप मर्जर्स एक्विजिशंस के थ्रू आपके कंपनी आपकी एक्वायर करती है, मर्जर्स करती है, एक्विजिशंस करती है, जिसकी वजह से आपके कंपनी के पास इनऑर्गेनिक रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब बहुत सारी कंपनीज कर रही है, जैसे कि JTL ने भी अभी रिसेंटली मर्जर्स और एक्विजिशंस किया। आपकी जो एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसका नाम है मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, वो भी बहुत ज़्यादा M&A करती है।
यूजुअली एक्विजिशन ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से इसके जो इनऑर्गेनिक रेवेन्यूज है वो बहुत फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो एक्विजिशंस वगैरह आपकी कंपनी के लिए अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। कंपनी की एक मुझे नेगेटिव बात लगेगी, कंपनी ने पहले एक्सपोर्ट का गाइडेंस दिया था, हम FY26 तक 20% लेके जाएंगे, अब मैनेजमेंट ने उसे आधा कर दिया, मतलब 10% कर दिया। यूजुअली किसी भी कंपनी के मार्जिन होते हैं वो एक्सपोर्ट में कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कि भाई हम सिर्फ 10% का ही डिलीवर करेंगे, तो ये बिजनेस के लिए एक नेगेटिव बात हो जाती है। अब 10 में से ये लोग 8 कंप्लीट कर चुके हैं, अब बोलते हैं कि FY26 तक 10 तो अचीव कर ही लेंगे। तो मैनेजमेंट ने यहाँ एक फेलियर दिया है, और एक रेवेन्यू गाइडेंस के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, बट वो एक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक्सपोर्ट के अंदर मैनेजमेंट ने एक फेलियर दिया है, जो कि आपको नोट करके रख लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इंक्रीज हो चुका है। अब आप देखोगे कि भाई ये स्टॉक जो है वो 120% का रिटर्न दे चुका है एक साल के अंदर। अगर आप चार्ट पे आके देखोगे तो भाई बिजनेस ने एक्चुअली अच्छा रिटर्न दिया है। पहले बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा था, बट अब बिजनेस जो है वो रिटर्न्स देना चालू कर चुका है। तो अगर आप देखोगे तो इसका जो पीईजी रेशियो है वो 1.87 है, मतलब आप कुछ 1.87 टाइम्स एक्स्ट्रा पे कर रहे हो बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से। तो आपका पीईजी रेशियो 1 तक होता है तो वो एक अच्छी बात होती है, बट आपका 1.87 मैक्सिमम आपका जो पीईजी रेशियो है वो कुछ 2 के आसपास होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं है कंपनी खराब है, इससे ज़्यादा होता है, मतलब 2 से ज़्यादा होता है तो ऐसा होता है कि लोग जो है उस कंपनी से ग्रोथ जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए वो ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं। क्योंकि कुछ कंपनीज के अंदर होता भी है, ऐसा नहीं होता कि भाई तुम एक रेशियो देख के डिसाइड कर लो कि मैं आज ये ही कंपनी बाय करूंगा क्योंकि इसका ये रेशियो इतना है, तो ये ऐसा स्टॉक मार्केट में ये गेम चलता है नहीं। तो कंपनी के पास देखे तो कंपनी ऐसे रीजनेबली वैल्यूड है, कोई ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ग्रोथ गाइडेंस वगैरह भी दे रही है, कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो कंपनी जो है ऐसे तो प्रिकॉल मुझे अच्छी लगी, ऐसे कोई बुरी बात लगी नहीं। और इसके साथ साथ आपके जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसके अंदर भी ग्रोथ आ रहा है। आपकी जो टू व्हीलर कंपनीज है, टू व्हीलर एंसिलरीज है, जैसे कि आपकी यूनोबिंडा हो गया, मदरसन सुमी हो गई, फिर इसके साथ साथ जो एक्साइड वगैरह है जो बैटरीज वगैरह भी बनाती है, और जो दूसरी कंपनीज है उसमें पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ आ रही है, इनके सेल्स में इंक्रीज होना चालू हो गया। मैनेजमेंट बोल रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बूम है, और इंडिया में तो अभी ऑटो इंडस्ट्री का बूम चल ही रहा है, जिसकी वजह से टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की जो सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। और अभी ये इंक्रीज इनका सेल्स होना चालू हो जाएगा, तो जो ऑटो एंसिलरीज होती है जो कि पार्ट्स वगैरह बनाती है ऑटोमोबाइल्स के लिए, टू व्हीलर्स के लिए पार्ट्स बनाती है, तो इनका जो सेल्स है वो भी इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बहुत कम होना स्टार्ट हो गया है, तो रूरल इकोनॉमी के अंदर डिमांड पीक करनी स्टार्ट कर दी है फिर से। तो अब रूरल इकोनॉमी के अंदर डिमांड इंक्रीज हो रही है, इंडिया के अंदर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज की वजह से लोगों के जो स्पेंडिंग मतलब स्पेंडिंग हैबिट्स वगैरह है वो भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो लोग टू व्हीलर्स वगैरह पे स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्राई नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इसकी वजह से आपके जो टू व्हीलर कंपनीज है वो भी अच्छे खासे सेल्स के नंबर रिपोर्ट कर रही है, और इसकी वजह से आप ये एंसिलरीज पे भी एक बेट लेकर देख सकते हो। तो बेसिकली आप इसे प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग बोलते हो, जिसमें आप जो कंपनी है जिसको डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है उसमें इन्वेस्ट नहीं करके इनडायरेक्ट जो कंपनी बेनिफिट करती है उसमें इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि आप अगर एशियन पेंट्स में आपको लगता है कि पेंट इंडस्ट्री अगर करेगी कुछ अच्छा, तो आप मोल्टेक पैकेजिंग कंपनी है उसे कंसिडर कर सकते हो, जो कि पैकेजिंग वगैरह बनाती है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। बाकी ऐसे हर एक कंपनी के अलग अलग ऑटो एंसिलरीज होते हैं, जैसे कि रेलवे के अगर आप एंसिलरीज देखोगे, रेलवे के आप प्रॉक्सी जो देखोगे, प्रॉक्सी जो होते हैं वो देखोगे, तो वो भी अच्छा रिटर्न दे देते हैं, उतना ही रिटर्न देते हैं जितना रेलवे की कंपनीज होती है वो देती है। अगर हम रेलवे के मतलब अगर सेक्टर में टेलमेंट्स होगे ना तो कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसके साथ साथ जो एंसिलरी कंपनीज है, प्रॉक्सी कंपनीज है, वो भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बेसिकली यही बात है। बाकी प्रिकॉल के बारे में बस वीडियो को इतना ही रखेंगे, ज़्यादा इस वीडियो को खींचेंगे नहीं। तो प्रिकॉल के बारे में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ट्यून्ड रहना। और अगर आपको और किसी कंपनी का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में आकर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।